हेलो नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट नंबर 2। देखिए, पार्ट नंबर 1 का ऑलरेडी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। सो चलिए पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। टाइटल है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। अगेन ये चैप्टर भी बिल्कुल उतना ही ज़्यादा मोटिवेटिंग है और उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जितना इसका पार्ट नंबर 1 है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जिसमें हम लोगों को पता चलता है कि जो एम्परर औरंगजेब था, उन्होंने रॉयल रेजिडेंस में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था पुंगी, उसे बजाना बैन कर दिया था क्योंकि इस पुंगी की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा श्रिल, मतलब होता है तीखी, बहुत ही ज़्यादा तीखी और अनप्लेजेंट साउंड ये किया करता था। पुंगी एक जेनेरिक नेम था। जेनेरिक मतलब हम लोग मान सकते हैं एक परंपरागत नेम या फिर पूरी क्लास को जो एक नेम दिया जाता है वो नेम था रीडेड नॉइज मेकर्स का। रीड मतलब होता है बांसुरी, मतलब पुंगी एक बांसुरी के जैसा दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था। कुछ लोगों का मानना था कि एक ना एक दिन ये जो पुंगी है इसे रिवाइव किया जाएगा, यानी एक ना एक दिन वापस से पुंगी बजाई जाएगी, यानी एक ना एक दिन वापस से पुंगी को जो है वो मॉडिफाइड रूप में हम लोगों के सामने लाया जाएगा। अब होता क्या है, प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली में एक बार्बर था, मीन्स एक नाई था, जैसे हम लोग नाई बोलते हैं इंडिया में। एक बार्बर था, एक नाई था जिसको एक्सेस था रॉयल पैलेस में आने का और जाने का, मतलब जो राजमहल में कभी भी आ सकता था और जा सकता था। एक दिन ये डिसाइड करते हैं कि पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, मीन्स पुंगी की जो टोन वाली क्वालिटी है, जो साउंड इसका है, इसे वो इम्प्रूव करेंगे। सो चूज़ करते हैं, एक पाइप लेते हैं वो और उस पाइप में नेचुरल हॉलो करते हैं, मतलब उस पाइप में नेचुरल छेद होते हैं। सो क्या करते हैं, एक पाइप चूज़ करते हैं, एक स्टेम होती है, मतलब एक पेड़ का तना होता है, पेड़ की स्टेम होती है, उसमें नेचुरल हॉलो होते हैं, यानी उसमें नेचुरली छेद बने होते हैं, जो काफ़ी लॉन्गर थी। ये जो स्टेम थी ये काफ़ी लॉन्गर थी और ब्रॉडर थी पुंगी से, मतलब पुंगी से लंबी भी थी और चौड़ी भी थी। इसमें ये 7 होल्स बनाते हैं। इस पाइप की बॉडी पे ये 7 छेद कर देते हैं, 7 होल्स बना देते हैं। और जब ये इसको बजाते थे तो इसमें से कुछ होल्स को ये क्लोज कर लिया करते थे, मतलब कुछ को कभी बंद करते थे, कभी उसे ओपन रखते थे इन होल्स को। और ऐसा करने से इसमें से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होता था। और जो सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड जब प्रोड्यूस होता था उसके बाद में जब ये इसको बजाते थे इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी के सामने, मतलब शाही दरबार में, तो हर कोई इम्प्रेस हो जाता था। ये जो इंस्ट्रूमेंट था पुंगी से थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए इसे एक नया नाम दिया गया। अब देखिए नाम की कहानी कितनी प्यारी है इसकी। स्टोरी ऐसे बोलती है, मतलब बहुत सारी स्टोरीज है कि इसको नाम क्या दिया गया, क्यों दिया गया। सो एक कहानी हमें ये बताती है क्योंकि इसे पहली बार प्ले किया गया था शाह के चैम्बर में। शाह मतलब राजा को बोला जाता है, राजा के चैम्बर में, वो भी एक नाई मीन्स एक बार्बर के द्वारा। इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ गया शहनाई। शहनाई कैसे पड़ा, क्योंकि पहली बार एक नाई के द्वारा इसे शाह के चैम्बर में प्ले किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया शहनाई। शहनाई का जो साउंड था, देखिए यहाँ पे आप लोगों को फोटो भी दिखा रखी है शहनाई की और पुंगी की। पुंगी ऐसी दिखा करती थी, शहनाई को थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप में कर दिया गया और अभी ऐसे दिखती है। शहनाई का जो साउंड था इसे ऑस्पिशियस माना जाता था, मतलब इसे शुभ माना जाता था और इसी रीजन की वजह से ये टेम्पल्स में भी बजाई जाती थी और हर एक नॉर्थ इंडियन की वेडिंग में ये इनडिस्पेंसेबल कंपोनेंट होता था। मतलब ये एक ऐसा कंपोनेंट होता था जिसकी वजह से ऐसा माना जाता था कि अगर शहनाई नहीं बजाई गई तो शादी अधूरी रह जाएगी। पास्ट में भी जो शहनाई है उसे नौबत का एक पार्ट माना जाता था। नौबत जिसमें 9 इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, 9 प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो कि रॉयल कोर्ट में बजाए जाते हैं। अभी तक भी, मतलब अभी रिसेंटली भी, थोड़े टाइम पहले तक भी ये टेम्पल्स में और वेडिंग्स में बजाई जाती है। वेडिंग्स में तो हम सब लोगों को पता है कि जब भी शादी होती है तो घर के बाहर एक शहनाई वाला बैठा दिया जाता है और वो घर के बाहर पूरे दिन रात शहनाई बजाता रहता है। लेकिन इस शहनाई को क्लासिकल स्टेज तक लाने का जो क्रेडिट है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। अब बिस्मिल्लाह खान की कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सो बिस्मिल्लाह खान जब 5 साल के थे, मीन्स जब 5 ईयर ओल्ड थे, तो गिल्ली डंडा खेला करते थे एक
पॉन्ड के पास में, एक तालाब के पास में, वो तालाब जो कि बिहार के दुमाराव में था। दुमाराव एक जगह का नाम है। वो हमेशा रेगुलर रूप से बिहारी जी के टेम्पल जाया करते थे गाना गाने के लिए और भोजपुरी चैत गाने के लिए। लास्ट में जब ये गाना एंड हो जाता था, भजन एंड हो जाता था, तो लास्ट में उनको एक बहुत बड़ा लड्डू मिलता था जो कि 1.25 kg का था। ये एक प्राइज होता था जो कि वहाँ के लोकल महाराजा द्वारा दिया जाता था। ये आज से 80 ईयर्स अगो बात है, मतलब 80 साल पहले की ये बात है। और ये जो छोटा सा बच्चा था, इन्होंने काफ़ी लंबा ट्रैवल किया, मतलब इन्होंने काफ़ी लंबी ट्रैवलिंग की इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्राप्त करने के लिए, और उस अवार्ड का नाम था भारत रत्न। मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न भी मिला हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को। और बिस्मिल्लाह खान जो थे ये बिहार के एक जाने माने म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग किया करते थे। इनके जो ग्रैंडफादर थे जिनका नाम था रसूल बख्श खान, ये शहनाई नवाज थे भोजपुर राजा के दरबार में। भोजपुर के राजा के दरबार में ये शहनाई नवाज थे, मतलब शहनाई बजाया करते थे। इनके जो फादर थे, बिस्मिल्लाह खान के जो फादर थे जिनका नाम था पैगंबर बख्श, और दूसरे जो पैटर्नल एंसेस्टर थे यानी इनके जो पूर्वज थे वो भी बहुत बड़े शहनाई प्लेयर्स थे। मीन्स हम लोग ये मान सकते हैं कि इनके फैमिली में सारे ही लोग शहनाई बजाया करते थे। ये जो यंग बॉय था, मतलब ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, इन्होंने म्यूज़िक को अपनी लाइफ में काफ़ी जल्दी ही उतार लिया था। जब ये 3 ईयर्स के थे तो इनकी मदर एक बार इन्हें लेकर जाती है अपने मामा के घर, मैटरनल अंकल के घर पे लेकर जाती है। मीन्स अपने मामा के घर पे लेकर जाती है जो कि बनारस में था, जिसे अभी हम वाराणसी बोलते हैं। बिस्मिल्लाह खान बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाते हैं अपने अंकल को प्रैक्टिस करते हुए देखकर शहनाई के ऊपर। मतलब इनके अंकल शहनाई बजाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो ये उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। बहुत ही जल्दी जो बिस्मिल्लाह खान होते हैं ये अपने अंकल के साथ, इनके अंकल का नाम था अली बख्श, उनके अपने अंकल के साथ विष्णु टेम्पल भी जाया करते थे बनारस में, जहाँ पे अली बख्श को काम मिला हुआ था शहनाई बजाने का। अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह खान उनके पास में बैठकर उन्हें घंटों तक देखा करते थे, एकदम उनकी तरफ मोहित होते हुए उन्हें घंटों तक देखा करते थे। धीरे धीरे उनको भी लेसन्स मिलने लग गए, मतलब उन्होंने भी सीखना स्टार्ट कर दिया इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना, और पूरे दिन भर वो प्रैक्टिस करते रहते थे, बैठे रहते थे इंस्ट्रूमेंट को बजाने की। आगे आने वाले कुछ ईयर्स तक बालाजी और मंगला मैया का जो मंदिर था और गंगा नदी का जो बैंक था, जो किनारा था, वो इस यंग अप्रेंटाइज की फेवरेट हॉर्न बन गया। फेवरेट हॉर्न मतलब जहाँ पे ये अपना फेवरेट टाइम बिताता है, जहाँ पे ये बैठा करते थे काफ़ी देर तक प्रैक्टिस करते हुए, और वो भी अकेले बैठा करते थे, एकांत में बैठा करते थे। पानी के बहने की जो आवाज़ होती थी, गंगा नदी के पानी के बहने की जो आवाज़ होती थी, वो इन्हें इंस्पायर करती थी ताकि ये नए नए रागाज, मतलब नए नए राग को इन्वेंट कर सके और उसे और ज़्यादा इन्हेंस कर सके, इम्प्रोवाइज कर सके। वो राग जिन्हें पहले शहनाई की रेंज से काफ़ी दूर समझा जाता था, मतलब वो राग जिन्हें माना ही नहीं जा सकता था कि ये कभी शहनाई से हम लोग निकाल भी सकते हैं या शहनाई से कभी हम लोग बजा भी सकते हैं। जब ये 14 ईयर्स के हो गए तो बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ इलाहाबाद आ जाते हैं, इलाहाबाद के म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस के बाद में, मतलब जब सब कुछ एंड हो गया, जब म्यूज़िक एंड हो गया, उसके बाद उस्ताद फयाज खान वो इनके पास में आते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पास में, और इनकी पीठ थपथपाते हुए बोलते हैं कि बेटा तुम मेहनत करो और बहुत जल्दी तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, तुम अपना नाम कर सकते हो। 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई थी तब बिस्मिल्लाह खान के जीवन में एक बहुत बड़ा ब्रेक आया। बहुत ही जल्दी वो रेडियो पे सुने जाने वाले एक बहुत ज़्यादा शहनाई प्लेयर बन चुके थे, मतलब काफ़ी जल्दी रेडियो पे सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर के रूप में निखर के वो हमारे सामने आए थे। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 में, बिस्मिल्लाह खान पहले वो इंडियन बने थे जिन्होंने इस नेशन को ग्रीट किया था अपनी शहनाई बजाकर। उन्होंने अपने दिल से राग काफ़ी एक राग है, राग काफ़ी गाया था रेडफोर्ड से एक ऑडियंस के सामने, जिस ऑडियंस में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में अपनी फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच भी दी थी। बिस्मिल्लाह खान जो थे इन्होंने काफ़ी सारे मेमोरेबल परफॉर्मेंस भी किए थे, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। पहला जो ट्रिप था इनका वो अफगानिस्तान का था, मतलब जब ये पहली बार विदेश गए थे तो विदेश का पहला ट्रिप इनका अफगानिस्तान का था, जहाँ पे किंग जाहिर शाह इतने ज़्यादा खुश हो गए थे इनकी परफॉर्मेंस से कि उन्होंने इनको प्राइसलेस पर्शियन कारपेट गिफ्ट किया था। यानी पर्शियन कारपेट जैसे प्राइसलेस समझा जाता था वो गिफ्ट किया था, और दूसरे भी सवनीर्स इन्हें दिए थे। सवनीर्स वो होते हैं
जो किसी प्लेस की मेमोरी में कुछ प्राइज दिया जाता है या कोई गिफ्ट दिया जाता है किसी भी पर्सन को। अफगानिस्तान के राजा वो पहले और आखिरी इंसान नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से फैसिनेट हुए थे, फिल्म डायरेक्टर भी थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट तो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे जो बिस्मिल्लाह खान की शहनाई सुनने के बाद में, इनका म्यूजिक सुनने के बाद में, वो म्यूजिक जो इन्होंने एक फेस्टिवल में प्ले किया था, इनको एक फिल्म भी दे दी। और उस फिल्म का नाम क्या था, वो फिल्म हम सब लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोगों ने सुनी भी होगी। उस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। ये फिल्म सुपर डुपर हिट फिल्म थी और इसमें बिस्मिल्लाह खान का एक कंपोजिशन भी था, मतलब एक गाना भी था। वो गाना क्या था, दिल का खिलौना है टूट गया। मैंने भी नहीं सुना, हो सकता है काफ़ी लोगों ने सुना होगा। और ये जो गाना है ये एक नेशन वाइड चार्ट बस्टर बना था, यानी रिकॉर्ड ब्रेकर बना था। इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे सारे शहनाई प्लेइंग म्यूजिक के, सारे शहनाई म्यूजिक के। इस सेलुलॉइड वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा सक्सेस के बाद भी, सेलुलॉइड वर्ल्ड किसे बोलते हैं, ये एक पुराना वर्ड है जो कि फिल्म वर्ल्ड को बोला जाता है। मतलब फिल्म वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा सक्सेस मिलने के बाद भी बिस्मिल्लाह खान जो है उनके फिल्म म्यूजिक में लिमिटेड ही एडिशन आए थे, सिर्फ 2 या 3 ही आए थे। एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई में इन्होंने अपना म्यूजिक प्ले किया था, दूसरा विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ की एक वेंचर था सनाधि अपन्ना, इसमें शायद इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था। और ये बोलते हैं कि मैं आर्टिफिशियलिटी या फिर फिल्म वर्ल्ड के ग्लैमर के साथ में काम नहीं कर सकता। आर्टिफिशियलिटी इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि फिल्म वर्ल्ड में जितनी भी चीजें दिखाई जाती है उसमें से 99% तो आर्टिफिशियल ही होती है, उसमें रियल कितना होता है, सब कुछ रियल ही तो होता है। बिस्मिल्लाह खान ये बोलते हैं। अवार्ड्स और रिकग्निशन बिस्मिल्लाह खान के पास बहुत तेजी से आए थे और बहुत ही जल्दी से आए थे, मतलब काफ़ी सारे अवार्ड्स और रिकग्निशन भी मिले थे। बिस्मिल्लाह खान वो पहले इंडियन बने थे जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में इनवाइट किया गया था परफॉर्म करने के लिए। उन्होंने मॉन्ट्रियल के वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी पार्टिसिपेट किया था। वो वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो ओसाका ट्रेड फेयर में कैंस आर्ट फेस्टिवल में होना था। इंटरनेशनली वो इतना ज़्यादा जाने पहचाने लग गए, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इनको इतनी ज़्यादा जान पहचान मिल गई, इनकी इतनी ज़्यादा गुडविल हो गई कि तहरीन में तो एक ऑडिटोरियम का नाम भी इनके नाम पे रख दिया गया और उसका नाम क्या था, तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये भी बिस्मिल्लाह खान को मिल चुके थे। 2001 में जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे इनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया। और वो अवार्ड कौन सा था, जी हाँ, हम सब लोग जानते हैं, भारत रत्न। यानी 2001 में बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी दिया गया। अपने चेस्ट पर वो अवार्ड लगाकर और अपनी आंखों में एक गहरी चमक, खुशी की चमक लाकर वो बोलते हैं, जो कुछ मैं बोलना चाहता हूँ वो सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि अपने चिल्ड्रन को, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ, क्योंकि ये ही हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है। और ऑब्वियसली हम लोगों का जो सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है, सबसे अच्छी जो परंपरा है हम लोगों की, वो म्यूज़िक ही है। इनफैक्ट अब जो वेस्ट है वो भी हम लोगों के पास आ रहा है म्यूज़िक सीखने के लिए, यानी वेस्ट कंट्रीज से जो लोग हैं वो भी हम लोगों के पास आ रहे हैं म्यूज़िक सीखने के लिए। बिस्मिल्लाह खान ने पूरे वर्ल्ड का ट्रैवल किया था और उन्हें खान साहब के नाम से बुलाया जाता था, लेकिन फिर भी वो उन्हें बनारस और दूमाराव ये 2 जगह जो उन्हें ज़्यादा पसंद थी और ये हमेशा उनके मोस्ट वंडरफुल टाउन में से रहती थी। मतलब पूरा वर्ल्ड उन्होंने घुमा था, लेकिन फिर भी बनारस और दूमाराव अभी भी उनकी फेवरेट प्लेस थी, फेवरेट जगह थी। एक बार उनका एक स्टूडेंट होता है, उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को ऑफर किया कि वो यूएसए के स्कूल में शहनाई बजाना सिखाए, मतलब शहनाई का उद्घाटन करे या शहनाई को आगे लेकर जाए यूएसए के स्कूल में। और जो स्टूडेंट था उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि भाई आपको बनारस और दूमाराव इतने ज़्यादा पसंद है तो मैं बनारस का पूरा एटमॉस्फेयर यहाँ पे रिक्रिएट कर सकता हूँ, यहाँ पे सारे टेम्पल्स जो भी बनारस में वो सारे मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। लेकिन जो खान साहब हैं इन्होंने बोला कि ठीक है, एक बात बताओ, बनारस में गंगा नदी भी बहती है, क्या आप गंगा नदी को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके ला सकते हो? मतलब ये इतने ज़्यादा बनारस को पसंद किया करते थे कि वहाँ की हर एक चीज़ इन्हें पसंद थी, स्पेशली गंगा नदी तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान बोलते हैं कि ये रीज़न था, ये मेरा मेन रीज़न था कि जब भी मैं किसी फॉरेन कंट्री में जाता था तो हमेशा मेरे मन में इच्छा होती थी हिंदुस्तान को देखने की, मतलब वहाँ पे भी मैं हिंदुस्तान देखा करता था। जब मैं मुंबई में था तो भी मैं बनारस के बारे में सोचा करता था, बनारस की पवित्र गंगा नदी के बारे में सोचा करता था। और जब मैं बनारस में था तो मैं दूमाराव के मट्ठा के बारे में सोचा करता था। मट्ठा शायद उस लड्डू या प्रसाद को बोला गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ जो है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज की।
और उस रूप की जिन्हें हम एफर्टलेसली एक्सेप्ट करते हैं एक कट्टर मुस्लिम के रूप में, लेकिन फिर भी उन्हें देखा जाता था हर सुबह हर मॉर्निंग काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजाते हुए। यानी बिस्मिल्लाह खान मुस्लिम होते हुए भी काशी विश्वनाथ के मंदिर में शहनाई बजाते हुए देखे जाते थे। जैसे ही हमारे भारत की परंपरा है कि यहाँ पे सभी लोगों को आज भी भाई भाई समझा जाता है, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। तो बिस्मिल्लाह खान ने ये एग्जाम्पल भी हम लोगों के सामने सेट किया था। और इसी के सामने हम लोगों की ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ में आ गई होगी, साथ ही साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट, कमेंट, सजेशन या क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आंसर देने की। इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए ATC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।